हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। और न्यू ईयर की तैयारी कैसी चल रही है आपकी? आपके कोई प्लान्स हैं? बताइएगा मेरे साथ, आप किस तरह सेलिब्रेट करने वाले हैं। और मैं जब से मुंबई से आई हूँ, मेरा बस घर के काम बैक टू बैक नॉन स्टॉप चल रहे हैं। तो जो मेरा सोफ़ा है वो मुंबई जाने से पहले मैंने ये रूम थोड़ा सा बदला था, तो कवर वगैरह हटा दिया था। अब मैं बिना कवर के नहीं रह सकती, मुझे ना एक वो दिल में धुक सी लगी रहती है, डर लगा रहता है स्टेन आ जाएगा, फिर बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए मैंने इसके कवर धो डाले थे, वो सूख चुके हैं। सोफ़ा के कवर्स भी सूख चुके हैं और कुशन कवर्स जो थे वो सब भी सूख चुके हैं। आई थॉट आज मैं ये काम कर डालती हूँ। तो मैंने सोचा था कि मैं जो मेरा सोफ़ा है इसको एक बार वैक्यूम क्लीन कर लेती हूँ। मैं महीने में कम से कम एक बार तो वैक्यूम क्लीन ज़रूर कर ही लेती हूँ सोफ़ा को। इससे जो डस्ट वगैरह है वो कलेक्ट नहीं होती। बट वैक्यूम क्लीनर की जो बैटरी है वो जो देसी स्टाइल का होता है ना, झाड़ झूड़ के आराम से मैंने सोफ़ा साफ़ कर लिया है। क्योंकि जो मेरा वैक्यूम क्लीनर है ना, पहले मैं चाह रही थी वैक्यूम कर लो, उससे बढ़िया सफाई हो जाती है। उसकी बैटरी डाउन थी, अब मैं उसका वेट करूँ कि कब उसकी बैटरी चार्ज हो और फिर उसको लेकर लगूँ, तो बहुत टाइम हो जाने वाला था। मुझे आगे साग भी बनाना है, तो साग साफ़ करना, उसकी तैयारी करना, उसको पकाना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है नॉर्मल सब्जियों से। तो आई थॉट कि चलो यार, जैसे भी होता है कर लो। उसके बाद फिर मैं ये सोफ़ा कवर चढ़ाने लगी। लास्ट टाइम जब मैंने सोफ़ा कवर लगाए थे तो शर्मा जी के साथ लगाए थे, तो उन्होंने बहुत हेल्प कर दी थी। एक्चुअली वही बता रहे थे ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं। बट आज मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही थी। आपने मेरे जेस्चर्स भी देखे होंगे, कैसे पहनाऊँ, किधर से सीधा है किधर से उल्टा है। पहली बार में समझ ही नहीं आया। ये हर तरफ से लगभग एक जैसा ही रहता है, बट स्टिल आपको देखना पड़ता है कि आपका सोफ़ा कैसा है और किस डायमेंशंस में आपको ये पहनाना पड़ेगा। तो यहाँ खुशी मेरी हेल्प करा रही है। ये जो सोफ़ा है मैंने पीछे दीवार के सहारे अटका दिया है, तो उसको पूरा वेट लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसने थोड़ा इशारे से उसको उठा रखा है, जिससे मैं बाकी इस पर काम कर पाऊँ। और धुलने के बाद इसका कलर निखर आया है। कपड़े वैसे भी धुलने के बाद लाइट कलर के हो जाते हैं, लाइट एज इन जो उनका रियल कलर होता है वो दिखने लगता है, लाइट लगते हैं, सुंदर लगते हैं। और ये जो सोफ़ा कवर है ना, ये एक्चुअली मेरी फ़र्स्ट चॉइस नहीं थे। मैंने एक अलग तरह के ग्रे कलर के चूज़ किए थे। उसके ऊपर पाम लीव्स जैसा डिज़ाइन था, बट वो बहुत ही जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो गए, तो फिर मैंने ये ले लिया था। बट ये भी अच्छा लग रहा है। वैसे काम तो इनका प्रोटेक्शन का है, जो कि अच्छा खासा कर ही लेते हैं। और आपको अगर ये सोफ़ा कवर के लिंक चाहिए तो मैं कोशिश करूँगी आज की वीडियो में ये सोफ़ा कवर्स के लिंक रख दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कीजिएगा। और इस दिन जो मेरा कपड़े का स्टैंड है ना, वो मैंने अंदर ही रख लिया था। आपने शायद न्यूज़ वगैरह में देखा हो, इधर बारिश हो रही थी, अहमदाबाद में बहुत बारिश हुई थी। तो उसके बाद यहाँ वडोदरा में भी थोड़ी बहुत बारिश हुई थी। तो आई वाज़ लाइक कि पता नहीं कितनी देर बारिश चलेगी, तो मैंने ये उठा के अंदर ही रख लिया। बट बहुत ज़्यादा बारिश हुई नहीं, बट थोड़ी सी टेंशन लगी रहती है। आजकल वैसे भी कपड़े उतनी जल्दी सूखते नहीं हैं जितना समर्स में सूख जाते हैं, तो मैं चांस नहीं लेती, मैंने स्टैंड उठा के अंदर रख लिया। और यहाँ पर जो सोफ़ाज़ हैं उसके ऊपर मैंने कवर लगा लिया है अच्छी तरह से। और आप मुझे बताना कैसा लग रहा है। मुझे ये सोफ़ा कवर लगाकर अच्छे लगते हैं। मुझे अभी वो ग्रे वाला जो है ना, जो इसका रियल कलर है, वो थोड़ा सा ब्लैंड लगता है, कुछ ज़्यादा ही सिंपल सा लगता है। मुझे अभी ये कवर के साथ ही अच्छे लगते हैं, बट मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद। वो चाहते हैं कि बस मैं ये कवर उतार के फेंक दूँ। अभी मैंने जब दोबारा लगा लिया और वो शाम में आकर उन्होंने देखा, तो फिर वही बोल रहे थे, चढ़ा दिया तूने वापस से, एक दिन भी नहीं रहने दे सकती है। हालांकि 3-4 दिन था ये बिना कवर के, बट मुझे टेंशन लग जाती है क्योंकि स्टेन जो हो जाते हैं ना सोफ़ा पे। ये जो फैब्रिक है इसका कपड़े वाला है, वो आप साफ़ करो, साफ़ ही नहीं होता, फिर वापस उसके लिए फिर सर्विस बुलाओ सोफ़ा साफ़ करने के लिए। उससे अच्छा अपना कवर डाल दो, कवर को 2-4 बार धो लो, चल जाता है। बार बार आपको सोफ़ा क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, एंड इट इज़ लुकिंग गुड टू माई लाइकिंग।
बस इसके बाद साग बनाना था ना मुझे, तो ये साग मैंने मंगाया था। इसको साफ़ कर लेती हूँ, इसको साफ़ करने में बहुत वक्त लगता है। तो ये है बथुआ, हिंदी में बथुआ कहते हैं, गुजराती में चीलनी भाजी और पंजाबी में बाथू कहते हैं। इससे ज़्यादा लैंग्वेजेस में मुझे नहीं पता। हम लोग थोड़ा टाइम पंजाब में रहते तो थोड़ी सी पंजाबी समझ आ जाती है, थोड़ा टाइम गुजरात में भी रहते हुए हो गया तो थोड़ी गुजराती भी मैं समझ लेती हूँ। और ये जो बथुआ होता है ना, इसका रायता भी बहुत अच्छा बनता है। हाँ, तो बथुआ साफ़ कर रही हूँ मैं। यहाँ खुशी मेरे लिए बना रही है चाय। मैंने उसे पूछा कि आप मेरे लिए कप चाय बनाओगे, एंड वो उसने अग्री कर दिया कि ठीक है मम्मा, मैं बनाती हूँ आपके लिए चाय। और जो बथुआ है वो पूरा मैंने साफ़ कर लिया है, इसे रख देंगे एक साइड में। अब टाइम है दूसरी सब्ज़ी साफ़ करने का। मैं यहाँ भी सरसों क्लीन कर रही हूँ। सरसों देखें आप, सरसों की जो स्टेम होती है ना, उसे आप इस तरह दबा कर देखें। अगर ये टक करके आवाज़ नहीं आती ना, तब तक दबाते जाएं। जहाँ से भी आपको टक करके आवाज़ आएगी ना, बस वहाँ से तोड़ करके डाल लें। एक दो डंडियाँ आप तोड़ेंगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि आपके बथुए का बंच कैसा बिहेव कर रहा है, कहाँ से उसे तोड़ना है। तो जहाँ से भी आपको टक करके, यानी कि टेंडर है स्टेम, ऐसी आवाज़ आए, बस उतना ही आप लीजिए। बाकी नहीं तो पत्ते पत्ते तोड़ लीजिए, फिर स्टेम मत लीजिएगा। और इस विंटर्स में पहली बार हमारे घर में सरसों का साग बनने वाला है। एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे है ना, सरसों और उसके साथ फिर बथुआ भी बहुत इजीली नहीं मिलता है। आपको पालक मेथी तो बहुत आसानी से मिल जाएंगे, मूली वगैरह सब आसानी से मिल जाता है, बट सरसों और बथुआ का रहता है सीन। तो हमारे घर के पास एक भैया रहते हैं, मैंने आपको बताया था सब्ज़ी देते हैं वो। एक्चुअली मतलब वो ठेले वाला नहीं है, ही हैज़ अ शॉप ऑनलाइन, पूरा पोर्टल वोटल बना के रखा हुआ है। तो एवरी मॉर्निंग दे गो टू बाय वेजिटेबल्स, जो बड़ा बाज़ार होता है वहाँ से। तो मैं रात होने से पहले ही बता देती हूँ अगर मुझे कुछ ऐसा चाहिए होता है, तो फिर वो मेरे लिए ले आते हैं। और आई टेल यू, इतना अच्छा सरसों और बथुआ ला के दिया, एकदम टेंडर बढ़िया वाला। उतने की मैं उम्मीद नहीं कर रही थी, बट बहुत अच्छा वाला है। तो जो मैं आपके साथ साग की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, वो मेरी रेसिपी है जैसे हमारे घर में बनता है। आई एम नॉट सेइंग कि ये ऑथेंटिक पंजाबी साग है, ये वैसा है जैसा मेरी मम्मी के घर में मैंने खाया है, उसके बाद हमारे घर में भी किसका क्या टेस्ट है उस हिसाब से इवॉल्व किया है रेसिपी, तो ये वैसा वाला है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि सरसों का साग कहने के लिए सरसों का साग होता है, बट उसमें सिर्फ सरसों नहीं जाता, उसमें और भी बहुत सारे ग्रीन्स जाते हैं। तो हर किसी का अपना चॉइस है कि वो कौन से उसमें ग्रीन्स डालें। बेसिकली पालक जाता है और बथुआ जाता है, लेकिन कुछ लोग मेथी भी डालते हैं, कुछ लोग उसमें फिर वो चना, जो चने होता है ना, चने का साग भी डालते हैं, बट वो तो बहुत मुश्किल होता है मिलना। तो मिले तो आप डालिएगा, वो भी बहुत एलिवेट कर देता है टेस्ट को। और कुछ लोग मूली के पत्ते भी डाल देते हैं। एंड इनफैक्ट आई टेल यू, हर वो चीज़ जो सरसों की फैमिली की है ना, वो डाली जा सकती है, जिसमें कि आपका ब्रोकली भी आ गया, शलजम भी आ गया। तो इनमें से कोई भी चीज़ें आप थोड़ी बहुत मात्रा में डाल सकते हो साग में अपने हिसाब से, ये सोचकर कि इसका टेस्ट आपको कैसा लगेगा। बट बेसिकली साग बनता है सरसों, पालक और बथुआ का। 1 किलो आपने सरसों लिया है तो आधा किलो लीजिएगा पालक, और इसका आधा यानी कि 250 ग्राम्स लीजिएगा बथुआ। और सरसों का साग सिर्फ सरसों से कभी नहीं आप बनाते हो, कभी नहीं बना सकते हैं, बिकॉज सरसों का टेस्ट एक पिक्यूलर टेस्ट होता है उसका, थोड़ी पंजेंसी रहती है, कुछ लोगों को वो कड़वा लग सकता है। और दूसरा वो है ना, एक ऐसा पत्ता है सरसों जो बहुत ज़्यादा डेलिकेट नहीं है, तो उसका साग खड़ा खड़ा रहेगा, उसमें वो जो तुस्से जैसे होते हैं ना फाइबर्स, आपको बहुत फील होंगे, कड़वाहट फील होगी और वो पानी छोड़ सकता है। इसलिए उसको डाइल्यूट करने के लिए, उसको वो क्रीमीनेस, सिल्कीनेस देने के लिए पालक और बथुआ जैसी चीज़ें डाली जाती हैं उसमें। तो प्रोपोर्शन इतना रखा जाता है कि सरसों का जो
टेस्ट है वो ओवर पावर भी ना हो जाए, बट इतना तो ज़रूर हो कि जो साग है वो आपका एकदम क्रीमी बनकर तैयार हो। मैं थोड़ी देर में साग बनाना शुरू करूँगी, बाकी चीज़ें आपके साथ तब शेयर करूँगी। ये मोटी मोटी बातें मैं आपको बता रही हूँ जो ओवर द पीरियड हम लर्न करते हैं। एक और ज़रूरी बात यह है कि जो साग होता है ना, जैसे अभी ग्रीन्स मैंने क्लीन कर लिए, तो इनको बहुत सारे पानी में कम से कम 15-20 मिनट तो कम से कम डुबा के रखिए, क्योंकि क्या होता है ना, अंदर जहाँ से सारे पत्ते जुड़े होते हैं वहाँ पे भी मिट्टी हो सकती है और वो 1-2 बार धुलने में नहीं निकलती। तो आप उसे पानी में डुबो के रख दीजिए, तो जो मिट्टी है वो पानी में डिज़ोल्व हो जाएगी। उसके बाद आप उसे 3-4 पानी से धो लीजिए, तो आपके साग में जो किरकिर वाला है ना सीन, वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट बात, लोगों को लगता है कि जो साग है वो पत्तों का होता है, बट साग बेसिकली पत्तों का नहीं होता है, वो गंदल का होता है, जिसे आप डंठल भी कह सकते हो। जो थिक वाली स्टेम रहती है, स्पेशली तो जो सरसों के गंदल होते हैं, उससे साग का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसे सिर्फ पत्ते पत्ते ना रखें, जो नीचे वो स्टेम रहती है ना, उसके ऊपर से वो जो फाइबर जैसा रहता है ना, जैसे गन्ना छीलते हैं, ऐसा छील के उसके अंदर का जो सॉफ्ट पार्ट है वो निकाल लीजिए। वो साग में होने से आपका साग पंजेंट नहीं होगा, थोड़ा स्वीटर और माइल्डर नोट पे जाएगा, जो बहुत अमेजिंग लगता है खाने में। सिमिलरली आप पालक के, बथुआ के, मेथी जो भी आप ले रहे हो, उसके जो भी वो स्टॉक होते हैं ना, स्टेम, जितना पोर्शन टेंडर है उतना पोर्शन तो ज़रूर डालिए साग के अंदर। वो मेरा साग हो चुका है साफ़, मैंने उसे रख दिया भिगो करके। मैं कम से कम आधे घंटे बाद उसको निकालूंगी, 3-4 पानी से रिंस करूँगी और उसके बाद फिर साग बनाने का प्रोसेस शुरू करेंगे। चाय मेरा हो चुका है, खुशी ने मुझे चाय बना के पिलाया था आज। मैं एक्चुअली थोड़ा थोड़ा उन लोगों को अभी इन्वॉल्व करती हूँ हर चीज़ में, सिर्फ किचन नहीं, घर बाहर के काम भी, जैसे शॉप पे बिलिंग कराना हो गया या पर्टिकुलर सामान उठा के लाओ, सो दैट उनको हर चीज़ का एक्सपोजर मिले। और ऑनलाइन बिल पेमेंट वगैरह में भी मैं उनको इन्वॉल्व करती हूँ, लाइक नॉट ऑल द डिटेल्स बट हाउ टू डू दैट एंड ऑल। तो इसलिए मैंने आज खुशी से इंडिपेंडेंटली चाय बनवाया। यूजुअली वो दोनों मिलकर बना देते हैं, मैं कुछ भी बोलती हूँ कि ये कर दो वो कर दो, दोनों मिलकर करते हैं, बट आज मैंने खुशी को इंडिपेंडेंटली करने के लिए बोला एंड शी मेड नाइस टी टू माई लाइकिंग। और बस अभी मैं आधा घंटा मेरे पास है, मैं आधा घंटा ज़रा आराम करती हूँ, दिया बाती कर लेती हूँ, उसके बाद साग बनाना शुरू करेंगे। साग हम बनाएंगे कुकर में, तो कुकर को मैंने थोड़ा सा पानी डाला है कुकर के अंदर। ये देखें, कुकर चढ़ा दिया है मैंने अभी से। अभी साग चॉप करना बाकी है, बट अभी से इसको चढ़ा देंगे। ये पानी उबलता रहेगा और यहाँ पे जो साग आप देख रहे हैं ढेर सारा, ये सभी साग मैं चॉप करती जाऊंगी और इसके अंदर डालती जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं ये सारा एक साथ चॉप करके इसके अंदर डालना चाहूँ तो ये कुकर फिर इसके लिए कम है। नीचे गर्म पानी रहता जाएगा ना, तो लीव्स डालते ही बुझने लगेंगे, तो इस तरह से सारा ही इसमें आ जाएगा। इसलिए मैंने पहले से ही पानी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। अब थोड़ा थोड़ा लेकर चॉप करते जाएंगे। और साग आप चाहें तो मोटा मोटा काट लें, बारीक बारीक काट लें। बहुत लोग काटते भी नहीं है, सीधे यहाँ सीटी लगा लेते हैं, बाद में मिक्सी कर लेते हैं, तो चॉइस आपकी है। वैसे थोड़ा सा काट कर पकाने से अच्छा टेक्सचर आता है। अभी ये जो साग होता है ना, इसमें लाल मिर्चें नहीं डलती हैं, इसमें सिर्फ हरी मिर्चें डलती हैं। कुछ लोग डाल भी देते हैं, बट नहीं डलता है वैसे तो जितना भी आपको साग में तीखापन चाहिए वो आप हरी मिर्चों से ही लीजिए। आपको ज़्यादा तेज़ चाहिए तो आप थोड़ी और हरी मिर्च डाल सकते हो। इतना जो है, जो मिर्चें मेरे पास हैं ये बहुत तीखी नहीं है, इसलिए जितनी मिर्चें मैंने ऐड की हैं आई फील वो हमारे टेस्ट के हिसाब से ठीक होंगे। आपने देखा सारा साग आ गया इसके अंदर। अगर मैं चॉप करके एक साथ भरने की कोशिश करती तो नहीं हो पाता। तो मिर्ची हो गई हैं, इसके अंदर डालेंगे छोटा सा टुकड़ा अदरक का। ये आप अदरक देख रहे हो, इसमें से मैंने ये चॉप कर मतलब अलग काट लिया है, ये डाल देंगे इसके अंदर थोड़ा चॉप करके। और ये जो बाकी है ये जाएगा तड़के के अंदर। सिमिलरली यहाँ पे आप देखिए मैंने काफ़ी सारा लहसुन जो है छील लिया है। एक पॉट था मीडियम साइज़ का, वो पूरा ही खोल लिया है और इसमें से थोड़ा सा जाएगा अभी यहीं पर छोटे छोटे डाल देती हूँ, बाकी चॉप करके तड़के के अंदर जाएंगे। तो इतना अदरक और लहसुन मैंने यहाँ डाल दिया है। ये अदरक और लहसुन मैंने बचा लिया है तड़का के लिए। साथ में बहुत सारे लोग ये नहीं करते हैं, बट मैं एक टमाटर भी यहीं पर ऐड कर देती हूँ। अच्छा, इससे
टेस्ट आता है। आप चाहें तो ना करें, साग में ऐसा नहीं किया जाता है। कुछ लोग यहीं पर पे प्याज भी ऐड कर देते हैं, तो हर घर की एक डिफरेंट सी रेसिपी हो जाती है। आपको जो सही लगे वो करें, जो आपको नहीं ठीक लगता वो आप ना करें। और अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। अभी इसका स्वाद फिगर आउट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये पत्ते बहुत ज़्यादा हैं, ये थोड़े से रिड्यूस हो जाएंगे। इसलिए आपको जितना लगता है कि नमक जाएगा उससे थोड़ा कम ही नमक यहाँ डालें, बाकी कम रहेगा तो हम बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये जो साग है इसको ढक्कन लगा करके हम करेंगे प्रेशर कुक, और इसमें सिर्फ 2 सीटी लेनी है। दो सीटियाँ। जो बथुआ है इसको मैं हैंड ब्लेंडर की हेल्प से थोड़ा पीस लूँगी। इसको बहुत लोग मिक्सी में भी पीस लेते हैं, बट ट्रेडिशनली तो ये जो घोटनी होता है ना उससे घोटा जाता है। मेरे पास घोटनी है नहीं, लेकिन एक्चुअली जो सही टेक्सचर है साग का वो उसी से आता है, बट हैंड ब्लेंडर से भी ठीक ठाक ही अचीव हो जाता है। मिक्सी में ना कभी कभी बहुत पतला पिस जाता है, जैसे पालक पनीर के लिए पालक पीसते हैं ना, वो इसलिए मैं अवॉइड कर देती हूँ। हैंड ब्लेंडर से एकदम सही टेक्सचर आ जाता है। यह है मकई का आटा, और ये 3-4 चम्मच मकई का आटा है। आपके पास कितना सारा साग है उसके हिसाब से 3-4 चम्मच, 1 चम्मच भी डाल सकते हो थोड़ा सा बना रहे हो तो आप। बट मैंने 1 किलो सरसों, आधा किलो पालक और 250 ग्राम बथुआ लिया था, तो इसके सामने 4 चम्मच जैसा मैंने मकई का आटा डाल दिया है। तो यहीं पे मैं इसको मिक्स भी करती जाऊंगी और ये पीसता भी जाएगा। ये जो सूखा आटा डालते हैं ना, इसको आलन लगाना बोलते हैं हम लोग, और ये डालना बहुत ज़रूरी है। इससे जो आपका साग है उसको एक अच्छी बाइंडिंग मिलती है, थोड़ा इसका जो पंजेंसी है वो भी मेलो डाउन हो जाता है। बट मिलाइएगा ध्यान से, क्योंकि इसकी गांठें पड़ जाती हैं। छिड़क छिड़क कर डालिएगा और तुरंत ही मिक्स कर दीजिएगा। यहाँ देखें जो मेरा साग है अच्छा खासा पिस गया है, इसमें अच्छी तरह से जो आटा है वो मिक्स हो गया। टेक्सचर आपको दिखाऊं, ये देखें ये किस तरह लिपट रहा है। हैंड ब्लेंडर को आप देखें बिल्कुल पानी की तरह गिर नहीं रहा है, अच्छी तरह लिपट रहा है, क्रीमी लग रहा है। अगर आप घोटनी का इस्तेमाल करें तो उस पर भी अच्छी तरह से लिपट जाता है। बस ये अच्छा पिस करके तैयार हो गया है। अब इसमें आपको साग अगर गाढ़ा लग रहा है तो हिसाब से डाल दीजिए थोड़ा सा पानी, और नमक वगैरह यहाँ पे चख लीजिए, और इसे कम से कम 15 से 20 मिनट अभी आपको पकाना है। कच्चा आटा डाला है ना हमने, तो वो अच्छी तरह कुक हो जाएगा, वो आपको इंश्योर करना है। तो ये साइड में रख देती हूँ मैं, ये कुक होता रहेगा। इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़का मैं लगाऊंगी सरसों के तेल में, आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर सरसों के तेल जस्ट ऐड ऑन टू द फ्लेवर। जब तक सरसों का तेल स्मोक हो रहा है, मैं यहाँ पे फटाफट से सफ़ेद मक्खन बना लेती हूँ। आज ही के दूध का जो मलाई था ना वो निकाल लिया है मैंने, और इसको ऐसे हाथों से थोड़ा सा फेंटेंगे। 5 मिनट में ये देखें घर का एकदम ताज़ा सफ़ेद मक्खन निकल आता है। और साग और मक्की की रोटी का जो स्वाद है ना, ये इस मक्खन के साथ कई गुना बढ़ जाता है। आप ट्राई कीजिएगा, बहुत बढ़िया टेस्ट देता है ये मक्खन। तो आप ना कोई भी जो पराठे रहते हैं आपके, आलू का पराठा, मूली का पराठा, इनफैक्ट सत्तू का पराठा, उसके साथ खाइए, अमेजिंग। आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। घर का ये मक्खन जो 5 मिनट में बन जाता है। मक्खन इज़ रेडी। इसका जो ये छाछ है, वैसे तो ये दूध ही है यार, आज के दूध पे से ही मलाई उतार के मैंने ये फटाफट बना लिया है। तो ये अभी डिस्कार्ड कर देंगे, और ये जो मक्खन है ना इसको डाल रही हूँ मैं फ्रिज के अंदर, जिससे ये पिघल ना जाए। तो जो मेरा साग है उसको तैयार कर लेते हैं मीनवाइल। और ये जो मस्टर्ड ऑयल है अच्छी तरह गर्म हो गया, डाल रही हूँ मैं इसमें 2 सूखी लाल मिर्चें, थोड़ा सा हींग, और ये काफ़ी सारा लहसुन जो पहले मैंने आपको दिखाया था वो सारा ही मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। इसको भूनेंगे, और इसको थोड़ी अच्छी तरह भूनना है, इतना लाल होने तक। और इतना ये लाल हो जाएगा, इसके बाद ऐड किया है मैंने इसके अंदर प्याज और अदरक। अदरक भी आप लहसुन की तरह बारीक बारीक काट सकते हो, मैंने थोड़ा लंबा लंबा काटा है। और इसके बाद ज़रा सा नमक यहाँ डाल देंगे, कुछ एक हरी मिर्चें ऐड कर दी मैंने। सारी चीज़ें मिला करके भून लीजिए। इस स्टेज पे जो तड़का है ना ये बिल्कुल ही तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे ना मतलब अपने अपने घर की रेसिपी होती है सबकी, तो वेरिएशन यहाँ से शुरू होते हैं। जैसे कि आप चाहें तो उसमें टमाटर डाल सकते हैं, बहुत लोग टमाटर डालते हैं, मैं नहीं ऐड कर रही हूँ। ऑल्सो बहुत लोग यहाँ पे थोड़ी हल्दी, थोड़ा लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा धनिया का पाउडर भी ऐड करते हैं। मैं कुछ नहीं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि साग बेसिकली हरा साग इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें ऐड की जाती है वो हरी यानी कि फ्रेश ही डाली जाती हैं, पाउडर या सूखी कुछ भी नहीं डलता है। तो ये जो तड़का ये तैयार है। प्याज बहुत लाल लाल इसमें अच्छी नहीं लगती है, तो मैं बहुत लाल लाल नहीं करी, बस अच्छी ये थोड़ी सी कैरमलाइज हो गई है। खाली आपको जो थोड़ा सा लहसुन है ना उसे थोड़ा ज़्यादा भूनना होता है, बाकी इसमें से कुछ भी आपको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। गैस में स्लो कर रही हूँ। और यहाँ पर आप साग देखें तो जो साग है ये बहुत अच्छा तैयार हो गया है। लुक एट दिस।
अब साग का ब्यूटी ये है कि आपको जितना खाना है बस उतना ही इस तड़के में डालें, सारा का सारा डालने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको सेव कर सकते हो, दोबारा तड़का लगा के खाइए, ये और भी अच्छा लगता है अगली बार। तो मैं ये सारा का सारा नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ थोड़ा सा डालूंगी जितना हम लोग अभी खा पाएँ। एंड 1-2 लेडल फुल पहले डालें, वरना ये बहुत छीटा छीटा होने लगता है। यहाँ पे इसको मिक्स कर लीजिए। अब यहाँ पे उतना साग ऐड कर दूँगी मैं जितना हमको अभी लगेगा। गैस वापस मैंने ऑन कर लिया, इसे थोड़ी देर पका लेंगे। ये पका हुआ है, इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने वापस गैस बंद कर दिया, बस अच्छी तरह ये मिक्स हो गया है। साग इज़ रेडी। फटाफट से मक्की की रोटी बनाते हैं। साग रेडी हो चुका है। मक्की के आटे की रोटी के लिए मैंने ये मक्की का आटा छान लिया। ये अमेरिकन कॉर्न वाली मकई है, इसलिए थोड़ी सफ़ेद लग रही है। डाला इसमें मैंने स्वाद के हिसाब से नमक, सारी चीज़ें मिक्स कर दीजिए और गर्म पानी से यह आटा आप लगाइएगा। ठंडे पानी से अच्छा नहीं बनता और उसकी जो रोटियां हैं ना बहुत ब्रिटल बनती हैं, हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो इसको जैसे हम चावल का आटा लगाते हैं ना, चावल का आटा से जो डो बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से थोड़ा गर्म पानी डाल दीजिए, ढक्कन लगा के 10 मिनट रख दीजिए, स्टीम में कुक होने दीजिए और इसके बाद थोड़ा थोड़ा आप रूम टेम्परेचर पानी या स्लाइट वार्म पानी लेकर के आटा लगा लीजिए। इजीली आप आटा लगा सकते हो इससे। और अब इसकी रोटियां खाने में भी सॉफ्ट बनती हैं, बनाना भी आसान होगा। मुझसे देखिए दोनों हाथों में थेप करके जो बनाते हैं ना रोटी, वैसे नहीं बनती। अभी आप जो देखने वाले हो ना, देखने में थोड़ा फ़नी है बट मैं इसी तरह रोटी बनाती हूँ और बन जाती है। हाँ, ये रोटियाँ मेरी आराम से बड़ी भी हो जाती हैं, गोल भी हो जाती हैं और फूल भी जाती हैं। दोनों हाथों से मैंने ट्राई किया है, क्योंकि हर चीज़ के लिए फ़र्स्ट टाइम होता है। पहले पहले हर चीज़ डिफ़िकल्ट लगती है बट मेरे से होता ही नहीं है। वो आटा टूट जाता है, रोटी बड़ी नहीं होती, बड़ी भी होगी तो गोल नहीं बनती, ये बड़े हैसल्स हैं। तो मैं तो इस तरह, जैसे आपने देखा ना अभी तवे के ऊपर, मतलब सॉरी चकला के ऊपर थोड़ा सा आटा डाल देती हूँ, लोई को डस्ट करके आटे में, और फिर इस तरह थपकियाँ मार मार के फैला लेती हूँ। तो रोटी मेरी अच्छी निकल जाती है, बढ़िया बड़ी हो जाती है। और आपने देखा अभी सेकते हुए फूली भी अच्छे से बन जाती है। मैं तो यही तरीका इस्तेमाल करती हूँ रोटी बनाने के लिए। साग का टेक्सचर नोटिस किया आपने, एकदम परफेक्ट, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा बारीक। और ये है सफ़ेद मक्खन, ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा साग के ऊपर, थोड़ा सा डालेंगे रोटी के ऊपर। साथ में गुड़ इज़ मैंडेटरी, वैसे साथ में मूली गाजर रखी जाती है। बट ये अचार मेरा रेडी हो गया था, मैं शर्मा जी को टेस्ट कराना चाहती थी, इसलिए मैंने साग भी सर्व कर दिया है। और ये हो गया हमारा बहुत ही डिलिशियस सरसों दा साग विद मक्के दी रोटी तैयार। और अगर आप ग्रीन्स के फ़ैन हैं ना, तो आपको ये साग ज़रूर से ट्राई करना चाहिए। मेरे घर में तो ग्रीन्स बहुत पसंद किए जाते हैं। हर तरह की हरी सब्ज़ी का कुछ भी मैं बनाती हूँ, यस हर एक सिर्फ शायद मूली की भुजी बच्चे नहीं खाते, बाकी उसके पराठे वराठे और बाकी पालक मेथी का कुछ भी बनाओ तो सानी खुशी भी बड़े चाव से खाते हैं। साग अच्छा बना था, आप ट्राई करना। शर्मा जी को बहुत पसंद आया, वो चाहते थे मम्मी पापा के पास ले जाने के लिए, बट देन उसमें गार्लिक था तो इसलिए वो नहीं लेके गए। ऊपर से थोड़ा सा लेट हो गया था तो इसलिए वो उनको जगाना नहीं चाहते थे। शर्मा जी घर आके थोड़ा सा एसेंशियल काम कर रहे थे, उसके बाद बहुत लेट उन्होंने डिनर किया था तो इसके लिए टाइम नहीं मिला। और आज शर्मा जी मेरे लिए लेकर आए हैं एक गिफ्ट, और ये है ये वाला, ये डेविडॉफ, आपको थोड़ी देर में पास से दिखाते हैं। ये डेविडॉफ का कूल वाटर है, सी रोज़ फॉर वुमेन। डेविडॉफ का ही कूल वाटर ब्लू कलर का आता है फॉर गाइज। तो 4-5 साल पहले वो मैंने शर्मा जी को गिफ्ट में दिया था। और उसके बाद ऐसा बोलते हैं ना परफ्यूम देने से झगड़ा हो जाता है, तो मैंने भी कभी उन्हें कोई परफ्यूम नहीं दिया, उन्होंने भी मुझे कभी ऐसा कोई परफ्यूम वगैरह नहीं दिया। हम लोग एक दूसरे के लिए खुद, मतलब अपने लिए खुद ही खरीद लेते थे। बट आज शर्मा जी गए थे अपने लिए एक परफ्यूम लेने के लिए, उनका ख़त्म हो गया था एक EDP। वो ज़्यादातर एक ही यूज़ करते हैं, हद से हद 2 होते हैं उनके पास, बहुत वैरायटी नहीं रखते। और वो जब यूज़ हो जाता है तो उसके बाद फिर वो नया ख़रीद लेते हैं। तो अपने लिए EDP लेने गए थे तो उन्होंने मुझे बोला कि तुमको कुछ चाहिए? मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से मेरी टू डू लिस्ट में कुछ भी नहीं है कि मुझे ख़रीदना है अभी। तो उन्होंने मुझे बताया नहीं और घर आके उन्होंने मुझे दिखाया। इतना इसकी खुशबू भी अच्छी है और सबसे बड़ी बात कि ये बहुत महंगा है। इतना महंगा परफ्यूम मैंने खुद से अपने लिए कभी नहीं खरीदा, मतलब बहुत महंगा भी नहीं है, आई टेल यू, इससे भी महंगे बहुत लोग ख़रीदते हैं, बट मेरे लिए ये बहुत महंगा है। इतना बजट में तो मैं कभी नहीं जाती। मैं तो ज़्यादा करके जो नायका पे जो मुआ मिलता है ना, उनका कलेक्शन, उसके छोटे छोटे आते हैं ना 249 के, ज़्यादा करके वो ही ले लेती हूँ। और भी बहुत सारे हैं दैट आई ट्राई फ्रॉम M&S, बट छोटी पैकेज लेती हूँ मैं बहुत। ये
जितना एक्सपेंसिव है इतना एक्सपेंसिव ना मैंने खुद का भी अपने लिए ख़रीदा और शर्मा जी ने भी मुझे फ़र्स्ट टाइम ही दिया है एंड आई एम सो हैप्पी। जो डेविडॉफ का कूल वाटर था ब्लू वाला फॉर्मेंट जो रहता है वो मैंने जब शर्मा जी को दिया था ना, उनके ऑफिस में हर कोई बोलता था कि आपने क्या लगाया, बहुत अच्छी खुशबू होती है, आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और बस इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। जल्दी ही मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। वीडियो अगर आपको कहीं भी अच्छी लगी है, रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से दीजिएगा। आपकी राय मुझसे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर से साझा कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। जल्दी मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।